दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ सेकंड का समय लूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक, और ये कोर्स आपको मिलने वाला है जीनियस मेकर ऐप पर। अगर अभी तक आपने जीनियस मेकर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए जीनियस मेकर, मेरा ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे उस ऐप में तो आपको ये कोर्स दिख जाएगी और इस कोर्स के साथ आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पूरा एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से हम बातें किए हैं और हम स्वयं उसमें पढ़ाएंगे और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लाइव क्लास भी लेते रहेंगे। हालांकि उसमें वीडियो जो अपलोड होगी रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाइव भी हम लेंगे। एकदम बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, तो ये कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग मैथमेटिक्स में कमजोर है, जिन्हें लगता है कि हमें बेसिक से शुरुआत करना है, अच्छा से पढ़ना है, तो ये कोर्स जो है उनके लिए रामबाण इलाज है। तो जरा सा भी देर नहीं करना है, अभी जाइए तुरंत और ज्वाइन कीजिए इस कोर्स के साथ, क्योंकि लिमिटेड सीट है। हमारे इस कोर्स के साथ आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दोस्तों आप सभी को बेसिक मैथमेटिक्स के इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक। तो ये पहला वीडियो है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में अंकगणित का पूरा सिलेबस बताएंगे। और सिलेबस का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उस पर भी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो है, आपको इग्नोर जरा सा भी नहीं करना है और इसी वीडियो से ध्यान देते चलना है ताकि आपको आगे जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सिलेबस बताते हैं। देखिए जो सिलेबस है ये आपको रास्ता बताता है, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता बताता है। जैसे कि मान के चलिए आपको कहीं पर जाना है, तो जहां पर आपको जाना है वहां पर आप सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें किधर से जाना है, किस रास्ते से जाना है, ताकि हम वहां पर जल्दी पहुंच जाएं। तो उसी तरह से आपको मैथमेटिक्स में अच्छा करना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, मैथमेटिक्स से प्यार करना है, मैथमेटिक्स को अपने दैनिक जीवन में हर चीज़ों से रिलेट करना है, तो वो समझिए आपका मंजिल हो गया। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो वही रास्ता क्या है? सिलेबस है, कि हमें किन किन चीज़ों के बाद किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ये सब एकदम पता होना चाहिए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और सिलेबस को सही ढंग से नोट कीजिए। और जो हम पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि एकदम बेसिक से शुरुआत किए हैं, एकदम जीरो लेवल से। तो वो सब चीज़ें भी आपको नोट करनी है ताकि बाद में आप रिवीजन कर सके। क्लियर? क्योंकि रिवीजन के बिना पढ़ाई बिल्कुल भी अधूरा है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, रिवीजन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, आदि आदि। चलिए तो सिलेबस में पहला चैप्टर है, सिलेबस का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो हम आज ही के इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। और फिर सेकंड चैप्टर है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समावर्ती यानी कि HCF एंड LCM। फिर थर्ड चैप्टर है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप SSC का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या रेलवे का, या बैंकिंग का, या NTPC का, या RRB का, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिसमें मैथमेटिक्स है। तो ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स से प्यार करना है, लव करना है, तो भी आपको इस कोर्स के साथ लगातार बने रहना है ताकि आप प्रकृति से मैथमेटिक्स को रिलेट कर पाएं। क्योंकि देखिए हम मैथमेटिक्स को ऐसा आपको पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे ताकि आप फील करें, हर चीज को महसूस करें कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चीज का प्रयोग कहां पर होगा, आदि आदि। क्लियर? चलिए फिर चौथा चैप्टर है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। पांचवा चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे औसत यानी कि एवरेज। उसके बाद में संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। क्लियर? फिर आठवां चैप्टर में पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एज। उसके बाद में घातांक तथा करनी यानी सर्ड्स एंड इंडिसेस। उसके बाद 10वां चैप्टर में प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये सब एक एक वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी में 2 वीडियो, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 वीडियो तक लग सकता है। क्लियर?
क्योंकि हम एकदम बारीकी के साथ बताएंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे और एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, इसीलिए वीडियो ज़्यादा बनेंगी, ये तो निश्चित है। चलिए 10वें चैप्टर तक हो गया। अब 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाभ तथा हानि। क्या पढ़ेंगे? लाभ तथा हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में आ जाएंगे अनुपात तथा समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में 13वां चैप्टर में पढ़ेंगे साझा, यानी कि पार्टनरशिप। 14वां चैप्टर में पढ़ेंगे मिश्र अनुपात, यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में आ जाएंगे समय तथा कार्य, और उसके बाद में पाइप तथा टंकी के प्रश्न, यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न्स। उसके बाद में समय तथा दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। फिर रेल संबंधित प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, फिर मिश्रण। 20 चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 21वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद में आ जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर। क्लियर? फिर 23वें चैप्टर में छूट, यानी कि डिस्काउंट। फिर 24वें चैप्टर में दौड़। 25वां में कैलेंडर। 26वां में घड़ी। 27वां में क्षेत्रफल और 28वां में आयतन। ये सारे चैप्टर्स को एकदम कंप्लीट करेंगे बारीकी के साथ। तो आपको पहला वीडियो से ही एकदम ध्यान देते चलना है, ताकि आपको अन्य चैप्टर में दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए, तो समझ में आया सिलेबस? एकदम समझ में आ जाना चाहिए। टोटल हम यहाँ पर 28 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, सारा चीज आपको बताया जाएगा। अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। देखिए, एकदम जीरो लेवल का भी होगा, मॉडरेट टाइप का भी होगा, हाई लेवल का भी होगा, तीनों एकदम लेकर के चलेंगे। और जो भी हम आपको बताएंगे एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करके बताएंगे, क्योंकि इस कोर्स में ऐसे लोग भी जुड़े हुए होंगे, मुझे उम्मीद है, जिनको मैथमेटिक्स एकदम जरा सा भी नहीं आता होगा, लेकिन पढ़ने का मन करता होगा, क्योंकि उनको भी हमें सिखाना है। तो इसीलिए एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे। कोई हवाई जैसा हम बात करने वाले नहीं है। बातें करेंगे, लेकिन पहले जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याएं, यानी कि नंबर्स के ऊपर। यहां पर जो आप प्लॉटिंग किया हुआ देख रहे हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, फिर है अवास्तविक संख्याएं मतलब कि नॉन रियल नंबर्स, फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्याएं। तो ये सब चीजें जो है एकदम बारीकी के साथ हम एक एक करके पढ़ेंगे और अंत में आपको इसी प्लॉट को सही ढंग से समझाएंगे। अभी हम ऐसे रख दिए हैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, ताकि आपको अंत में सही ढंग से समझ में आ पाए। एकदम एक एक संख्या को हम क्या करेंगे, बारीकी के साथ पढ़ेंगे, इसीलिए आपको एकदम चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, तो आते हैं किस चैप्टर में, संख्याएं, मतलब कि संख्या पद्धति का पहला टॉपिक क्या है, संख्याएं यानी कि नंबर्स। इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, आप 9th में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, 10th में पढ़े होंगे, या फिर जो भी क्लास में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर जो होता है वो बेसिकली संख्याओं पर ही होता है कि नहीं। तो यहां पर भी हम पहले संख्याओं पर ही जिक्र करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है यानी संख्या पद्धति, वो पूरे मैथमेटिक्स के हृदय है, दिल है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा गणित संख्याओं का तो ही खेल है भाई, है कि नहीं। तो नंबर सिस्टम को आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा। चलिए, तो क्या है टॉपिक, संख्याएं। और संख्याएं को जानने से पहले हम जानते हैं अंक के विषय में, यानी डिजिट के विषय में। क्लियर? चलिए, किसके विषय में जानेंगे, अंक यानी कि डिजिट। यहां लिख देते हैं अंक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिजिट। एकदम छोटा छोटा चीज भी आपको बताते चलेंगे, ताकि बाद में जरा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए, आप लोग को कितना डिजिट पता है बताइए? केवल 10 ही डिजिट पता होगा, क्योंकि अभी तक मैथमेटिक्स में 10 ही डिजिट है, जिससे हम लोग गिनती लिखते हैं, पहाड़ा लिखते हैं, आदि आदि सारा चीज। चलिए, वो कौन कौन से हैं? जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 डिजिट हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में तहलका मचाकर रखते हैं। यही 10 डिजिट है, और इसी 10 डिजिट से हम अरबों खरबों, जितना हम गिन नहीं सकते हैं, अनंतों हम संख्याएं बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है, डिजिट है, डिजिट, अंक कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम लिख दिए 726, अगर 726 लिखे हैं तो ये 7 क्या है, डिजिट है, 2 क्या है, डिजिट है, ये 6 क्या है, डिजिट है, मतलब कि अंक है अलग अलग। क्लियर? और ये जो अगर हम पूरा 726 का बात करेंगे तो 726 से क्या है, संख्या है। अब ये 10 क्या है, एक संख्या है जिसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। कौन कौन? पहला डिजिट है 1 और दूसरा डिजिट क्या है, 0 है कि नहीं, 2 ही डिजिट है। अगर रहेगा
मान के चलिए 3726 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, पहला डिजिट 3, दूसरा 7, तीसरा 2, चौथा 6। यहाँ पर कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। क्लियर? तो डिजिट को आप सही ढंग से समझ रहे होंगे। एकदम जो एक अंक होता है, एक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कोई भी डिजिट अपने आप में एक संख्या भी है। कोई भी डिजिट, जैसे कि अगर हम लिखेंगे 9, तो 9 एक संख्या भी है और अपने आप में क्या है, डिजिट भी है। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि सभी डिजिट, सभी अंक जो हैं संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। जैसे कि अगर हम लेंगे 11, तो 11 संख्या तो है, लेकिन 11 अंक नहीं है। ये अंक नहीं है। इसमें अंक कौन कौन है, एक है 1 और दूसरा भी है 1। क्लियर? एकदम अलग अलग हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन अंक है उसमें, लेकिन 11 को हम डिजिट नहीं कर सकते हैं, अंक नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एकदम धीरे धीरे सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यही 10 डिजिट है जो पूरे मैथमेटिक्स में एकदम आते रहते हैं। हम लोग जोड़ घटा गुना भागा एकदम इसी से करते रहते हैं, है कि नहीं? चलिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको मैं ये बताया हूं कि डिजिट से ही क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं, एकदम अनंतों नंबर बनते हैं। लेकिन ये डिजिट को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए, देखिए डिजिट जहां पर भी प्लेस किया जाएगा, जहां पर भी रखा जाएगा, उसका 2 तरह का मान होगा। अब वो 2 तरह का मान क्या होगा भाई? पहला मान को हम लोग बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है लोकल वैल्यू। क्या बोला जाता है? लोकल वैल्यू। और दूसरा होता है स्थानीय मान। ये दोनों को समझना पड़ेगा। स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब देखिए दोनों का मतलब समझिए। जैसे कि यहां पर आपको हम बताएं कि टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अब इन्हीं डिजिट से क्या बनता है, नंबर्स बनते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लिख दिए 269। कितना लिखे हैं? 269। तो यहां पर हर डिजिट का अपना एक जातीय मान होगा और अपना क्या होगा, एक स्थानीय मान होगा। नहीं समझ आया? एक क्या होगा, जातीय मान होगा और एक स्थानीय मान होगा हर डिजिट का। चलिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एकदम बचपन का चीज याद दिलाता हूं। चलिए, यहां पर मैं बॉक्स पहले बनाता हूं। देखिए ये है बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हम पहला डिजिट इधर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह करके रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें रहता है इकाई। क्या रहता है? इकाई। इकाई के बाद में क्या आता है? दहाई। दहाई के बाद में क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़ा के बाद में हजार। हजार के बाद में 10,000, है कि नहीं? 10,000 के बाद में लाख आता है। लाख के बाद में 10 लाख आता है और 10 लाख के बाद में करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है, अरब आता है, 10 अरब आता है कि नहीं? इसी तरह से चलते आता है। बात समझ में आ रही है? एकदम समझ में आना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब प्लेस वैल्यू बता रहा है किसी डिजिट का। जैसे कि यहां पर जो बॉक्स हम बनाए हैं, यहां पर सपोज कीजिए एक संख्या है। चलिए हम लिख देते हैं 2 3 0 9 7 2 3। ये संख्या है। क्लियर? अब इस संख्या को पढ़ने के लिए आपको तो आता ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 23,09,723। ये सब तो पढ़ने के लिए आपको आता होगा, एकदम आता होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? कितना है? 23,09,723। अब इसको हम कैसे पढ़ें? यहां पर 9 का मतलब क्या है, यहां पर 3 का मतलब क्या है, यहां पर 7 क्या है? तो यहां पर जो है कोई भी अंक है उसका 2 तरह का मान होता है। पहला होता है जातीय मान यानी लोकल वैल्यू और दूसरा होता है स्थानीय मान। जैसे कि यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका? 9 का। किसका एग्जांपल लिए? 9 का। अब ये जो 9 यहां पर आप देख रहे हैं, इसका अगर पूछा जाए आपसे जातीय मान यानी लोकल वैल्यू, तो आप कहिएगा कि 9 ही है। यानी जातीय मान वह मान होता है जो अंक, जो चीज है, मतलब जो अंक जितना है वही उसका जातीय मान है। जैसे कि अगर यहां पर 9 है तो इसका जातीय मान 9 ही होगा। अगर यहां पर 3 है तो इसका जातीय मान 3 ही होगा। अगर यहां पर 2 है तो इसका जातीय मान 2 होगा। अगर हम लिखेंगे 110 तो यहां पर 0 का जातीय मान क्या है?
जीरो है। एक का जातीय मान क्या है, एक है। मान के चलिए 977 है, फिर यहाँ पर एक है। अगर पूछा जाएगा भाई 7 का जातीय मान क्या है, 7 है। तो जातीय मान का मतलब होता है किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का अपना मान। क्लियर? हाँ। अब जो दूसरा है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसको आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा। अब समझना ये है, जैसे कि यहां पर हम पूछें कि भाई 9 का जातीय मान क्या है, तो आप बोलें कि 9 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो फिर आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है 23,09,723 जो है, इसमें 9 कहां पर मौजूद है, किस जगह पर प्लेस किया हुआ है। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा आपको आपके जानकारी के लिए लिख देता हूं। क्या है, 23 है, 0 9, फिर क्या है 7 2 3। देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है, स्थानीय मान पूछा जा रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये किस जगह पर यहां पर रखा गया है, हजार के जगह पर रखा गया। किस जगह पर, हजार के जगह पर। क्लियर? अगर हजार के जगह पर किया गया है तो क्या करेंगे, इस 9 को लिखेंगे, जो भी डिजिट है उसको लिखेंगे, और गुना अगर हजार के जगह पर लिखा गया है तो हम हजार से गुना कर देंगे, तो बराबर में कितना आ गया, 9000 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 9 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कितना है, 9000 है। एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है। अब एक और लेते हैं, मान के चलिए यहां पर कितना है, 7 है। अब पूछा जाएगा भाई 7 का जातीय मान क्या है, यानी लोकल वैल्यू, तो बोलिएगा 7 है। लेकिन स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 7 है वो कहां पर मौजूद है, सैकड़ा, सैकड़ा में। सैकड़ा का मतलब होता है 100, मतलब यहां पर 7 रहेगा और गुना क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। अब जब गुना कीजिएगा तो 700। इसका मतलब क्या चीज हुआ कि जो 7 का प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो कितना है, 700 है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एकदम बच्चों वाला चीज आपको बता रहे हैं, एकदम बच्चों वाला चीज। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मान के चलिए ये 3 है। अगर ये 3 है, इसका अगर आपको जातीय मान पूछा जाएगा, जातीय मान, तो उसका अपना मान होता है जातीय मान, है कि नहीं? तो कितना होगा, 3 का 3 ही होगा। जितना है, जो अंक है, जो डिजिट है, वही रहेगा उसका जातीय मान। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछा जाएगा तो देखना पड़ेगा कि भाई ये 3 जो है वो किस जगह पर मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि भाई लाख के पास मौजूद है। कितने के पास, लाख के पास। मतलब यहां पर 3 तो लिखेंगे और गुना किससे कर देंगे, लाख से, 1 लाख से। क्लियर? तो 1 2 3 4 5, अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। मतलब 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना है, 3 लाख है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस स्थान पर वो है, वो अंक, उसका मान क्या है, उस जगह का मान क्या है कि नहीं? तो हम लोग जातीय मान तो ये सब सिंपल सी फंडा है, लेकिन यहां पर स्थानीय मान को आपको सही ढंग से समझना होगा कि भाई कोई भी अंक कहां पर मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो उस संख्या में क्या चीज बता रहा है कि नहीं? जैसे कि अगर हम लिखेंगे 2627, 2627 लिखें। अब यहां पर 6 जो है, ये 6 नहीं बता रहा है। ये जो यहां पर आप 6 देख रहे हैं, एक्चुअली ये 6 नहीं है, ये 600 है। अब यहां पर जो आप 2 देख रहे हैं, ये 2 नहीं है, ये तो भाई उसका जातीय मान हो गया। ये भी क्या है, जातीय मान। 7 क्या है, जातीय मान। लेकिन भाई अगर प्लेस के आधार पर देखा जाए तो ये 2 नहीं है, ये क्या है, ये 2000 है। 2 मतलब क्या है, ये 2000 है। ये 6 क्या है, ये 6 नहीं है, 600 है, क्योंकि हमें स्थानीय मान के आधार पर हर चीज को पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये 2 नहीं है, ये क्या है, ये 20 है, क्योंकि दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब होता है 1। अब दहाई की जगह पर अगर यहां पर 2 है तो 2 को गुना 10 से करना पड़ेगा, तो 2 दहाई 20, है कि नहीं? इकाई का मतलब होता है 1। अब 1 को गुना 7 से करेंगे तो यहां पर 7 ही होगा। क्लियर? तो जो यहां पर इस संख्या में 2627 में जो आप देख रहे थे 2, एक्चुअली ये 2000 था, उसका प्लेस वैल्यू। 6 का प्लेस वैल्यू 600 था, इस 2 का प्लेस वैल्यू 20 था, और इस 7 का प्लेस वैल्यू 7 था, है कि नहीं? ये सब चीजें आपको समझनी है एकदम बारीकी के साथ, कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए मैं आप ही से सवाल करता हूं, सवाल ये है
सवाल ये है, मान के चलिए यहाँ पर 3 4 5 1 2 3 7 8 9 ये संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान 4 ही है। अब पूछेंगे आपसे कि स्थानीय मान क्या है, यानी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे कि 4 कहां पर मौजूद है। इधर से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में आ गया, मतलब ये 4 करोड़ है। क्या है? 4 करोड़। 4 को गुना हमें 1 करोड़ से करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि 3 का जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 3 का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू 3 है। और पूछेंगे अगर प्लेस वैल्यू क्या है यानी स्थानीय मान क्या है, तो आप इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना आ गया? 10 करोड़ आया। मतलब यहां पर जो भी अंक है उसको लिखिए और 10 करोड़ से गुना कर दीजिए। अगर 10 करोड़ को आप गुना 3 से कीजिएगा तो 30 करोड़ आएगा। मतलब यहां पर जो 3 है एक्चुअली कितना है? 30 करोड़ है। आपको यहां पर 3 नहीं समझना है, ये क्या है? 30 करोड़ है। तो स्थानीय मान देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज था, है कि नहीं। कोई भी संख्या में अब यहां पर 2 है तो ये नहीं समझना है कि ये 2 है, ये 2 नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 20,000 है। ये क्या है? 20,000 है कि नहीं, क्योंकि 10,000 प्लेस पर क्या है? ये मौजूद है, स्थित है। अब 10,000 है, यहाँ पर 2 है, 2 है तो 2 को गुना 10 से करेंगे तो 20,000 होगा। सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो संख्याएं से पहले हम अंक के विषय में यानी डिजिट के विषय में जान गए। यही 9 डिजिट हैं और वो अंक अगर जहां पर मौजूद रहते हैं तो वहां पर उसका 2 तरह का मान हम वहां पर निकाल सकते हैं। पहला क्या है? जातीय मान और दूसरा स्थानीय मान। और दोनों के विषय में आप सही ढंग से समझ गए होंगे। क्लियर। अब आते हैं संख्याएं के ऊपर, क्योंकि इन अंकों से ही संख्याएं बनती है। चलिए इसको मिटा दे, नहीं मिटाते हैं, आगे इसी तरह से बढ़ जाते हैं। चलिए, अब मैंने संख्याओं को वहां पर बहुत सारे भागों में बांटा था, है कि नहीं। जैसे कि यहां पर थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। यहां पर देखिए, आप कहां गया? ये वाला चीज को देखिए। जो इस तरह से हम बांटे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब जानेंगे धीरे धीरे। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, सारा चीज हम जानेंगे एक करके एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको मजा आवे और हर चीज समझ में आवे। अगर अभी भी कुछ दिक्कत आपको लग रहा होगा, अगर लग रहा है कि नहीं ज्यादा हो रहा है, तो वीडियो को पॉज करके छोड़ दीजिए, कुछ देर तक फ्रेश होइए, उसके बाद में फिर से देखिए, लेकिन छोड़ना नहीं, एकदम देखते रहना है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं संख्याओं का, जिस तरह से विभाजन किया गया है, बांटा गया है, क्लियर, उसके आधार पर। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या पर। सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? प्राकृत संख्या के ऊपर, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर, या नंबर्स जो आप लिखना चाहें, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या। चलिए, ये हो गया। अब ये प्राकृत संख्या आखिरकार है क्या? हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो गिनने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। शॉर्ट में हम आपको लिख देते हैं गिनने योग्य संख्याएं, गिनने या गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं, प्राकृत संख्या या फिर संख्याएं कहलाती है। क्या बोला गया है? गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। एकदम डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान के चलिए 10 आम है। कितना आम है? 10 आम। तो अगर आप
10वां अंक को गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5। कभी आप 0 से गिनना प्रारंभ किए हैं? अगर आपको शिक्षक बोले कि भाई गिनो यहाँ पर इस क्लास में कितने छात्र मौजूद हैं, तो क्या आप गिनते हैं 0 1 1.5 पौने 2 2 सवा 2 इस तरह से गिनते हैं? नहीं, सीधा सीधे आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये ओवरऑल प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। नाम से ही आपको समझना है, नेचुरल नंबर जो एकदम प्राकृतिक तौर पर आती रही है बहुत पहले से। क्लियर? क्योंकि भाई गिनना बहुत पहले से चला आ रहा है किसी भी चीज को। चलिए अब यहां पर जो प्राकृत संख्या है इसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो यहां पर लिखते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू, यहां पर करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पर नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, इसी तरह करते करते कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, इसी तरह से। क्लियर? और दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि आप 2 में से 1 घटाइए तो भी 1 बचेगा, 3 में 2 घटाइए तो भी 1 बचेगा, 4 में 3 घटाइए 1 बचेगा, 5 में 4, मतलब 1 ही का डिफरेंस होता है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच। क्लियर? तो ये सब क्या हो गए? प्राकृत संख्याएं हो गई। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करना है। लेकिन यहां पर एक सवाल अराइज होता है, वो सवाल मैं आपसे करता हूं, जवाब देने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या है भाई? यदि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं, दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो बताइए सबसे पहले a प्लस बी, यहां पर इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, a प्लस बी जो है पहला नंबर में, a प्लस बी जो है ये बताइए प्राकृत संख्या होगी या फिर नहीं होगी? बताइए। अगर a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो आपको बताना है कि a और b को जोड़ने पर प्राकृत संख्या होगी अथवा नहीं होगी? होगी। तो यहां पर लिखेंगे प्राकृत संख्या क्या होगी? होगी लिख देंगे। इतने में आपको समझ जाना है। क्लियर? ठीक है, समझ आ रही बात? अब कैसे होगा इसको समझिए। जैसे कि प्राकृत संख्या a के जगह पर हम मान लेते हैं 7। 7 क्या है? प्राकृत संख्या है। b के जगह पर हम ले लेते हैं 11। क्या ले लिए? 11, क्योंकि 11 भी क्या है? प्राकृत संख्या। अब जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11 साथ कितना हो गया? 18। तो बताइए 18 प्राकृत संख्या है कि नहीं है? 18 को हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब कि आप इसी तरह से दो प्राकृत संख्याओं को रख करके देखिए, जोड़ने के बाद में आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगा, ये निश्चित है, ये एकदम 100% है। या फिर अगर 3 प्राकृत संख्या रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, आप अगर जोड़ते हैं तो 100% है कि प्राकृत संख्या ही मिलने वाला है आपको। क्लियर? देखिए ये भी पॉजिटिव नंबर है, अपने आप में पूरा पूरी है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, अपने आप में पूरा पूरी है। दोनों पॉजिटिव है, जुड़ेगा तो नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, पूरा पूरी तो आएगा पूरा पूरी ही। सिंपल सी बात है। इसमें नेगेटिव वगैरह, जीरो वगैरह आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 1 से प्रारंभ होता है, 0 भी नहीं आ सकता है। क्लियर? तो यहां पर होगी की जगह पर थोड़ा सा मैन लगा देते हैं, क्योंकि होगी से शायद अगर हम इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको अगर प्रोवाइड करेंगे तो फिर समझ में शायद नहीं हो सकता है। तो नेचुरल नंबर होगी, इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया। दूसरा नंबर में सवाल है a माइनस बी। बताइए a माइनस बी नेचुरल नंबर होगी या फिर नहीं होगी? बताइए जरा, a माइनस बी नेचुरल नंबर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, अब क्यों नहीं होगी आप ये समझिए। आप कहेंगे कैसे नहीं होगा? a की जगह पर हम ले लिए 5, b की जगह पर ले लिए 4, अब घटाएं तो आया 1, तो 1 तो नेचुरल नंबर है, तो यहां पर नहीं होगी कैसे आप लिख दिए? देखिए आप यहां पर जो 5 पहले लिए हैं, आप 4 को पहले लीजिए और 5 को घटाइए तो कितना आएगा? -1। अब बताइए -1 नेचुरल नंबर है? -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है। जब नहीं आया ये, तो फिर आप कैसे कह देंगे कि भाई नेचुरल नंबर ही होगी? नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्लास में बहुत ही ईमानदार हैं, आप मजबूरी में एक दिन गलती से चोरी कर ली,
मतलब कि समझिए पैसा या फिर मोबाइल जो भी है चोरी कर ली, आप पकड़े भी गए। अब जैसे ही आप पकड़े गए, आप कितनों भी ईमानदार हैं, आप एक ही दिन चोरी केवल क्यों नहीं किए हो, आप चोर ही कहलाएंगे। तो वही चीज यहां पर है, अगर हमें एक ही संख्या अगर मिल जाती, एक ही संख्या अगर इस पर बैठती नहीं सही से, तो फिर वो सारी संख्या बर्बाद हो जाती है कि नहीं। क्लियर। तो एक रिजल्ट भी अगर अलग आ गया तो उसी रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट हमको यहां पर देना है, ऐसा नहीं कि एकदम अलग थलग। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहां पर तीसरा नंबर क्या है भाई, a गुना b। अब बताइए अगर दो प्राकृत संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। एकदम सिंपल है। तो नेचुरल नंबर एकदम होगी, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एकदम होगी। क्लियर। होगी 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 ये सब क्या चल रहा है भाई चलिए अब यहां पर नेचुरल नंबर क्यों होगी भाई, इसीलिए क्योंकि मान के चलिए एक हम प्राकृत संख्या लेते हैं 2 और गुना करते हैं 3 से, तो 2 तिया कितना हो जाता है 6। अब बताइए 6 प्राकृत संख्या है कि नहीं है, है बिल्कुल है। तो आप किसी भी दो संख्या प्राकृत संख्या को लेंगे, गुना करने पर नेचुरल नंबर ही आएगा। चलिए अब चौथा नंबर में हम लेते हैं a डिवाइडेड बाय b। अब a डिवाइडेड b अगर करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक के जगह पर मान के चलिए 1 लेंगे और b के जगह पर हम 2 ले लिए, तो क्या आ गया 1/2 आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो ये नेचुरल नंबर है नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b नेचुरल नंबर नहीं होने वाला है। क्लियर। चलिए या फिर 5वां नंबर में रहेगा, 5वां नंबर में यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, a का पावर अगर b है तो बताइए नेचुरल नंबर होगा, हाँ बिल्कुल एकदम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए a की जगह पर कोई संख्या प्राकृत संख्या लिखिए और b की जगह पर लीजिए। क्लियर। अब जब गुना करेंगे सबको तो फिर प्राकृत संख्या ही मिलने वाली है। चलिए तो प्राकृत संख्या जो है यानी नेचुरल नंबर पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बस यही काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनने वाली जो संख्या है वही प्राकृत संख्या कहलाती है। चलिए अब चलते हैं आगे। प्राकृत संख्या के बाद में आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब यहां पर डेफिनेशन में एकदम आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। देखिए यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए, तो उसे पूर्ण, यदि प्राकृतिक या प्राकृत यहां पर यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए पूर्ण संख्या को चलिए यहाँ पर W से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। प्राकृत संख्या में क्या था, 1 2 3 4 5 ये सब था, है कि नहीं, अनंत तक। अब इसमें क्या करेंगे, प्राकृत संख्या है, इसमें क्या किए हम, एक 0 अंक को भी शामिल कर दिए। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाएगी। क्लियर। होल नंबर्स, केवल 0 शामिल हो जाता है बस। प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में बस छोटा सा डिफरेंस है 0 के चलते। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में 0 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। फिर इसी तरह से सवाल आप अराइज कर सकते हैं। सवाल क्या हो सकता है, एकदम सिंपल सी बात है, ए और बी दो क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो
बताइए, बताना आपको क्या है भाई, a प्लस बी, a प्लस बी बताइए यहां पर पूर्ण संख्या होगा या फिर नहीं होगा, ये आप बताइए। बिल्कुल होगा। दूसरा नंबर में a माइनस बी नहीं, क्योंकि अगर मान के चलिए यहां पर 3 रहेगा, पूर्ण संख्या में 3 और b की जगह पर ले 4, 3 में 4 -1 आ गया, या फिर 1 -5 कर दें -4 आ जाएगा, तो फिर नहीं यहाँ होने वाला है। फिर तीसरा नंबर में इसी तरह से a गुना b अगर करते हैं तो यहाँ पर पूर्ण संख्या ही होने वाला है। चौथा नंबर में अगर a डिवाइड b करते हैं तो फिर यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्लियर। तो ये सब बातें हैं छोटी छोटी। और फिर यहाँ पर जो a का पावर b है वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम 0 का पावर 0 भी ले सकते हैं, जो कि 0 का पावर 0 डिफाइन नहीं है, अनंत होता है उसका मान। चलिए, तो पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए, अब इसके बाद में आता है पूर्णांक। इसके बाद में क्या आता है तीसरा नंबर में? पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर से लिख देते हैं। चलिए, पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है उसका धन और फिर ऋण से जो संख्याएं ओवरऑल बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या, यहां पर थोड़ा सा हम आपको नॉलेज के लिए लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण संख्याएं के साथ साथ इसके ऋणात्मक संख्याएं भी हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए क्या हम बात बताएं। देखिए, पूर्णांक को दर्शाया जाता है कैपिटल जेड से। कई पुस्तक में आपको कैपिटल आई भी मिलेगा, लेकिन कैपिटल आई का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आई का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई से इंटीजर और आई का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जेड का ही बेसिकली आपको अच्छे किताबों में मिलेगा। तो यहाँ पर जेड बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्ण संख्या जो है उसका माइनस भी लेना है और प्लस भी लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर करेंगे क्या, डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के जाएंगे -3, -2, -1, फिर 0 आएगा, 0 प्लस माइनस दोनों में, फिर हो जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, इसी तरह करते करते आगे चले जाएंगे। तो ये जो संख्याएं हैं माइनस इन्फिनिटिव से, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटिव, यानी एकदम अनंत से, इधर वाला अनंत से प्लस इन्फिनिटिव तक, यानी कि प्लस अनंत तक जाएंगे। तो जितनी भी संख्याएं हैं इस प्रकार की वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएगी, इंटीजर्स कहलाएंगी। और देखिए, पूर्णांक जो है अपने आप में पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 2.5 या फिर 3 मतलब कि 1 ये सब ले लेंगे, ऐसा नहीं, एकदम पूरी पूर्ण संख्या का ही ये समझिए कि डिराइव किया गया है। बस क्या गया है, ये पूर्ण संख्या है। जैसे कि 2 है तो यहाँ माइनस भी लगा करके जो संख्या बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है तो -4 लगा देंगे, 3 है तो -3 लगा देंगे। तो ओवरऑल ये जो है वो पूर्णांक कहलाती है, यानी कि इंटीजर्स कहलाती है। क्लियर। चलिए, तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल भी समझ में आना चाहिए, और इसको तो आपको नोट करना ही है, एकदम नोट करना है। ठीक है। चलिए, अब इस तरह से जो क्वेश्चन में अराइज कर रहा था उसको भी आप अराइज कर सकते हैं। जैसे कि ए और बी क्या है? ए और बी 2 पूर्णांक हैं। ए और बी 2 पूर्णांक हैं। बताइए ए प्लस बी जो है दोनों पूर्णांक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे भाई, आप करके देख सकते हैं। 2 पूर्णांक को आप कहीं से भी उठाइए, जब उसको जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो। क्लियर। बस में आ रही है। या फिर आप ए बी सी 3 पूर्णांक भी ले सकते हैं, 4 पूर्णांक भी ले सकते हैं, आप करके खुद देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे वो ये सब क्लियर हो जाएगा। ये सब समझिए टाइम पास हो रहा है, अगर ये सब बताते रहेंगे तो टाइम पास ज़्यादा होगा और बातें आपको कम मिलेंगी। क्लियर। फिर अगर गुना करते हैं 2 पूर्णांक को गुना करते हैं तो भी पूर्णांक आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्णांक में 0 भी शामिल है। अगर 0 शामिल है तो डिवाइड में 0 भी हो सकता है। अगर डिवाइड में 0 हो जाए तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 0 कभी होता नहीं है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है एकदम बारीकी के साथ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं पूर्णांक के बाद में। देखिए पूर्णांक के बाद में हम लोग जानेंगे भिन्नात्मक संख्याएं के विषय में। किसके विषय में? भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं, इसको हम केवल फ्रैक्शंस बोल देते हैं। फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शन नंबर। देखिए वैसी संख्याएं जिसमें अंश और हर हो, पूरा पूरी कटा ना हो, उसे क्या कहेंगे? हम भिन्नात्मक संख्याएं कहेंगे। जैसे यहाँ जैसे में केवल हम बता देते हैं, जैसे में 3/7 ये क्या है? भिन्नात्मक संख्या है। या फिर 5/9 ये सब क्या है? भिन्नात्मक संख्या है। -3/7 ये सब क्या है? भिन्नात्मक संख्या है। क्लियर? ये सब क्या है? भिन्नात्मक संख्या। बटा वाला जो पूरा पूरी भाग ना लगा हो, अगर पूरा पूरी भाग लग जाता तो फिर वो दूसरे नंबर में चला जाता। क्लियर? ये भिन्न में रहेगा यानी अंश। देखिए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम? हर बोलते हैं। अंश को बोलते हैं नोमिनेटर इंग्लिश में, और हर को डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप एक बार फिर एक से आप एक नज़र डालिए। कहाँ पर? यहाँ पर। इसमें आपको हम बता चुके हैं, क्या क्या चीज़ें बता चुके हैं। प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड में हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या के विषय में यानी होल नंबर के विषय में। अगर नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर हो गया। फिर पूर्णांक के विषय में पढ़े यानी इंटीजर के विषय में, है कि नहीं? इंटीजर के विषय में माइनस वाला प्लस वाला संख्या मिला करके। फिर भिन्नात्मक संख्याएं के विषय में भी पढ़ लिए। तो ये चारों संख्या हो गया। अब ये जो चारों संख्या है एक्चुअली ये परिमेय संख्या थे। कौन सी संख्या थे? परिमेय संख्या। क्लियर? तो चलिए इसके बाद में हम आपको परिमेय संख्या बताते हैं। बाद में हम आपको समझा देंगे इस चीज को, एकदम चिंता नहीं करना है। ठीक है? चलिए आगे आते हैं। कहाँ जाएंगे? यहां। अब आएंगे यहां पर। अब जो परिमेय संख्या है यहां से आपको थोड़ा सा चीजें जो है हार्ड लग सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हम? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं लिख देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। चलिए नो नहीं समझना है, ठीक है? अब रेशनल नंबर्स का आप थोड़ा सा डेफिनेशन जानिए। क्या कहता है डेफिनेशन? डेफिनेशन जानिए। डेफिनेशन एकदम बहुत ही सिंपल है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहेंगे। लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी हर हाल में। जैसे देखिए रेशनल नंबर को हम लोग बेसिकली दर्शाते हैं Q से। क्लियर? किससे दर्शाते हैं? Q से। तो Q बराबर में हो जाएगा, जैसे कि क्या बोला गया है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे यानी रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। Q के जगह पर क्यों नहीं होना चाहिए 0? समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यानी परिमेय संख्या में वो सारी संख्या आएंगी, जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृत संख्या भी क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या होगा। हम समझा रहे हैं क्यों होगा। पूर्ण संख्या भी क्या होगा? पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होगा। या फिर पूर्णांक भी क्या है? परिमेय संख्या है। भिन्न वाली जो संख्या है, भिन्नात्मक संख्याएं जो है वो भी क्या हैं? सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब कैसे? थोड़ा सा यहाँ आप समझिए। प्राकृत संख्या में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सब होता है। देखिए अब यहाँ पर प्राकृत संख्या,
अब यहाँ पर क्या है 1। अब बताइए 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? एकदम लिखा गया। p के जगह पर यहाँ 1 है, q के जगह पर भी 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? एक परिमेय संख्या कहलाएगा। सिंपल सी फंडा है। फिर यहाँ देखिए प्राकृत संख्या क्या है? 2 है, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो देखिए ये भी p/q के रूप में लिखा गया। 3/1 लिख सकते हैं, हाँ ये भी p/q के रूप में लिखा गया। मतलब हर प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? फिर पूर्ण संख्या में केवल 0 शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्या में, है कि नहीं? अब तो ये सब जान ही गए। अब 0 अगर है तो 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, माइनस वाली संख्या से -3 है तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। अगर -17 है तो -17/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो पूर्ण जितने भी पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। फिर भिन्नात्मक संख्या 3/7 हो गया। ये क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि भाई p/q के रूप में है। p की जगह पर क्या है? 3 है, q की जगह पर क्या है? 7 है। क्लियर? या फिर -3/7 ले लेंगे, तो -3/7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी क्या है? p/q के रूप में है। क्लियर? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? समझिए। मान के चलिए यहाँ पर 3, p के जगह पर 3 है, अगर q के जगह पर 0 रहेगा तो बताइए ये चीज मैथमेटिक्स में डिफाइन है? डिफाइन नहीं है, ये अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। इसको हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये है क्या। 3/0 ये कोई डिफाइन वाला चीज नहीं है कि नहीं? हम इस पर वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। क्लियर? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट समझाने में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 0 नहीं होता है। अगर हर में 0 है तो समझिए कि वो संख्या गलत है, डिफाइन वो चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स में। क्लियर? चलिए, तो आप परिमेय संख्याएं भी समझ गए, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत होगा? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद में क्या जानेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। चलिए, अब इरेशनल नंबर का केवल हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इरेशनल नंबर जो रूट के अंडर वाली संख्या रहती है, रूट उसमें लगा रहता है, कोई भी संख्या उसमें रूट लगा हुआ है, तो समझिए वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है, जिसका वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा रहा है कि नहीं? इसका वर्गमूल से √7 का आप निकालेंगे तो नहीं आएगा, वर्गमूल सही से नहीं निकलेगा, रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं होती है। क्लियर? तो ऐसी संख्याओं को, रूट वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने प्रूफ भी किया होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, है कि नहीं? ऐसा सवाल है और सिद्ध भी किया गया है, तो यहाँ पर हम सिद्ध नहीं करेंगे, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आएंगी। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या को हम आपको दूसरा तरीका से भी समझा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर? जैसे कि दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के टर्म में, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसके मदद से अगर आप √2 का वर्गमूल निकालेंगे, √2 का वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो लगभग 1.41, हम गलत भी लिख सकते हैं कि नहीं, 1.41, हालांकि थोड़ा सा याद है। फिर इसी तरह करके मतलब रिपीट करते रहता है, कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, और अजीब तरीका से करेगा रिपीट, मतलब रिपीट नहीं करेगा कोई, जैसे कि पहला डिजिट या दूसरा डिजिट रिपीट टाइप का नहीं करेगा। क्लियर? एकदम अशांत रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, और साथ में कोई आवृत्ति भी नहीं रहेगा, यानी अनावृत्ति प्रकृति का रहेगा। क्या क्या बोले हम? अशांत, यानी कि शांत नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, या फिर क्या होगा? अनावृत्ति,
अनावृत्ति के फॉर्म में। मतलब कि होता क्या है, जब आप ये सब का वर्गमूल आप निकालेंगे, या फिर जैसे कि पाई हो गया, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या फिर ई हो गया, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? क्योंकि ये सब का जो मान है फिक्स नहीं है, फिक्स एकदम नहीं है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, एकदम टर्मिनेट करती ही नहीं है। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए हम वर्गमूल निकाल रहे हैं किसी संख्या का, क्लियर, वर्गमूल निकाल रहे हैं, अपरिमेय संख्या है, अब वो आ रहा है 6.12, फिर आया 121, फिर आया 1213, फिर आया 12134, फिर आया 12135, इस तरह करके मतलब ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसी तरह से दशमलव प्रसार जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म भी नहीं होगा, और ना ही कोई समान संख्या रिपीट कर रहा है, समान अंक भी रिपीट नहीं कर रहा है। आप कहेंगे कि यहाँ रिपीट तो कर रहा है, देखिए यहाँ पर 12, फिर देखिए यहाँ 11 आ गया, या फिर आप कहेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं लीजिए, 121 नहीं, 121 तो आगे है ही नहीं। क्लियर? फिर अगर मान के चलिए आप लेते हैं और भी किसी तरह से लेते हैं, यहाँ पर मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं जो रिपीट कर रहा है। जैसे कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 3 तिया 9 होगा, फिर यहाँ पर एक आया, दशमलव यहाँ पर क्या बैठाएं, दशमलव बैठा दिया, 0 हो गया, फिर 3 तिया 9 हुआ, फिर यहाँ पर एक आया, फिर 0 बैठाएं, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखिए यहाँ पर रिपीट करने लगा। मतलब देखिए यहाँ 3, देखिए यहाँ पर अशांत तो है, अशांत कहने का मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो है समान आवृत्ति हो रहा है, किसी भी डिजिट का या किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का क्या होगा रहा है, यहाँ पर आवृत्ति हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या चीज का 3 का आवृत्ति हो रहा है। इसीलिए यहाँ जो 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पर समान अंक या फिर समान संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जबकि अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि यहां पर रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, रिपीटिशन नहीं होता है, और साथ में दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है। क्लियर? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आप इस तरह से मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? एकदम सिंपल सी बात है। क्या बताएं हम, इसमें आप लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या है इसमें अशांत भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अशांत हो सकता है, शांत भी हो सकता है, और साथ में आवृत्ति वाला भी हो सकता है। ठीक है? अब शांत क्यों हो सकता है, मान के चलिए हम लेंगे 5/2, अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 5 10, कितना आया, 2.5 आया। अब बताइए 2.5 तो आया, एकदम पूरी कट गया। क्लियर? यहाँ दशमलव के बाद में और कोई संख्या आ रहा है, कोई अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये शांत है। अब अशांत में क्या है, जैसे कि 10/3 जो अभी हम एग्जांपल लिए थे, अब इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 3.3333 आते रहेगा, मतलब ये वाला अशांत है, लेकिन आवृत्ति हो रहा है। आवृत्ति अशांत तो है, लेकिन आवृत्ति अगर हो रहा है, ये दोनों चीज अगर हो रही है तो फिर वो परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज हो जा रहा है अनावृत्ति, अशांत हो रहा है तो चलेगा, लेकिन ये जो अनावृत्ति हो रही है मतलब रिपीट नहीं हो रही है, जिसके चलते हम इसे अपरिमेय संख्या में डाल दिए हैं, रख दिए हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? इसका मान इसका 2.71 कुछ होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 हम लोग लेते हैं, जो परिमेय संख्या है पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं, लेकिन वो गलत है। क्लियर? या फिर 3.14 लेते हैं, वो भी गलत है, एग्जैक्ट नहीं है। हम यहाँ तो पढ़ें कि भाई अपरिमेय संख्या है पाई, अगर हम 22/7 ले लेंगे पाई के जगह पर 22/7 तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये हम लोग अनुमानतः मान लिए हैं, ये परंपरा से चलती आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट पाई का मान ये नहीं है। एक चीज आपको नोट करना है। क्लियर? चलिए आप परिमेय संख्या भी जान गए, परिमेय संख्या भी जान गए। अब इसी के ऊपर आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। यहां पर लिखते हैं इसके बाद में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स लिखते हैं, संख्याएं एक्चुअली यहां पर लिखते हैं। संख्या भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वास्तविक संख्याएं कौन संख्याएं भाई, जितने भी आप पढ़े परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के अंदर में वास्तविक संख्या को देखिए आर से दर्शाया जाता है, रियल नंबर आर से दर्शाया जाता है, ये आपको नोट करना है। क्लियर? परिमेय संख्या के अंदर में जितना भी हम लोग पढ़े
क्या क्या पढ़े परिमेय संख्या के अंदर में, या फिर अपरिमेय संख्या ही परिमेय संख्या हो गया, या फिर अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर, ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। क्लियर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर में हम लोग जितने भी पढ़े हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, या फिर दूसरा नंबर में क्या चीज, पूर्ण संख्या हो गया, तीसरा नंबर में क्या, पूर्णांक हो गया, चौथा नंबर में भिन्नात्मक संख्याएं हो गई, भिन्नात्मक संख्याएं हो गई। ये सब जो हैं सभी क्या हैं, ये टोटल जो अभी आपने पढ़ा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा सा हम और डीप में समझाएंगे अभी, लेकिन वास्तविक संख्या के बाद में आता है अवास्तविक संख्या, उसको थोड़ा समझा लेते हैं, तब इस चीज को समझाने में और डीप से मजा आएगा। क्या बोले हम, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन रियल नंबर्स। ठीक है, अवास्तविक संख्याएं, इसको हम और करके लिख देते हैं काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर ही है। ठीक है, शायद आप पढ़े होंगे, अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, मैथमेटिक्स अगर आपका होगा सब्जेक्ट, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, एकदम ही चैप्टर ही है। अब ये क्या है भाई, ये कैसी संख्याएं हैं, एकदम एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। वो क्या है भाई, देखिए रूट के अंडर, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले जैसे, आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। रूट के अगर अंदर में माइनस वाली संख्या रहती है तो वो ओवरऑल अवास्तविक संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि रूट अंडर -1 हो गया, रूट अंडर -2 हो गया, रूट अंडर -5 हो गया, रूट अंडर -10 हो गया, रूट अंडर -16 हो गया। ये सारी संख्याएं जो है क्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। केवल हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट वैल्यू तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। क्लियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। आप कहेंगे, आपके मन में थोड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ये -16 जो आप लिखे हैं यहाँ पर रूट में, इसका तो वर्गमूल 4 आएगा। अब 4 आएगा तो 4 तो एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो हम इसे अवास्तविक संख्या के अंदर कैसे रख दिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वर्गमूल निकालने की आप जहाँ तक बात किए हैं, जैसे कि अगर रूट 16 है, क्या है, अगर रूट 16 है, अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते हैं, रूट के अंदर में जो भी संख्या है उसको हम जोड़ा लगाते हैं गुणनखंड करके। चलिए इसको गुणनखंड हम 4 × 4 के रूप में किए, तो किसका जोड़ा लगा, 4 का जोड़ा लगा। देखिए यहाँ पर 4 का जोड़ा लग गया, इसका मतलब 4 यहाँ पर वर्गमूल आ गया, स्क्वायर रूट निकल गया। यदि हम इस 16 को -4 गुना -4 लिखेंगे तो कोई गुना है क्या, नहीं। -4 को गुना -4 से करेंगे आप तो +16 होगा। तो यहाँ पर इसी 16 को हम -4 गुना -4 लिखें, इसमें आपको एकदम संदेह वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या चीज हुआ, यहाँ -4 का जोड़ा लगा है तो -4 भी क्या आता है, 16 का वर्गमूल आता है। इसीलिए कभी भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और निकल रहा है तो प्लस माइनस लगा करके तब उस वर्गमूल को लिखते हैं, क्योंकि वर्गमूल प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। क्लियर, लेकिन इस -16 का जोड़ा गुणनखंड नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, देखिए अब यहाँ पर रूट अंडर -16 है, कितना -16। अब देखिए यहाँ पर अगर -16 है तो हम -16 को 4 गुना -4 लिख सकते हैं, या फिर -4 गुना 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार माइनस नहीं लगा सकते, अगर 2 बार माइनस लगाएंगे और गुना हो जाएगा तो +16 होगा। यहाँ पर तो एक्चुअली -16 है। हम यहाँ पर गुणनखंड के रूप में किस तरह कैसी संख्या लिखेंगे ताकि गुना करने पर वही संख्या मिले।
जैसे कि यहाँ पर -4 इसीलिए लिए थे क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जा रहा था, तो ये चीज़ हम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में माइनस नहीं ले सकते हैं या फिर दोनों में प्लस नहीं ले सकते हैं। अगर दोनों में प्लस लेंगे तो 4 चौके 16 होगा प्लस में, तो यहाँ पर तो प्लस में नहीं है, माइनस में है। हम ले सकते हैं केवल एक माइनस, तो 4 चौके -16 हुआ। लेकिन यहाँ पर बताइए जोड़ा लगा, ये कहाँ 4 है कहाँ -4 है, जोड़ा नहीं लगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के रूट के अंदर में अगर माइनस वाली संख्या होती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवास्तविक संख्या कह लेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। क्लियर। हम आपको तुरंत शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि कैमरा का बैटरी खत्म हो रही है। शॉर्ट में क्या बताते हैं, अवास्तविक संख्या यानी कि काल्पनिक नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसको स्क्वायर करने पर हमें माइनस में प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी अवास्तविक संख्या को वर्ग करेंगे तो संख्या जो है आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि -1 है, अब -1 को आप क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। तो बताइए वर्ग करेंगे तो √(-1), फिर गुना करेंगे √(-1) से, है कि नहीं, यही ना बात है। स्क्वायर करने का मतलब यही हुआ। अब जब रूट जब दोनों गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर -1 आएगा। क्लियर। क्या आएगा, -1 आएगा। अगर यहाँ पर आपको समझ में बातें नहीं आ रही है तो फिर देखिए, जैसे √(-1) है, √(-1) इसको आप ये जो -1 है या रूट को हम -1 का पावर 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये वाला दो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल -1 बचेगा। क्लियर। तो आप अगर किसी भी वास्तविक संख्या को, इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि -10 लिए, √(-10) लिए, अब इसका स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10, फिर क्या होता है गुना में -√(10). क्लियर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √अंडर क्या हो जाता है -10 और गुना में -10। तो देखिए यहाँ पर -10 का जोड़ा लग गया, तो यहाँ पर क्या आ गया -10। देखिए नेगेटिव नंबर प्राप्त हुआ। तो फिर हम ऐसी संख्या को, नेगेटिव नंबर किसका प्राप्त हुआ, इसका। अब ये इस पर आपको नहीं जाना है, ये नेगेटिव नंबर हम कैलकुलेशन करके लाए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये तो पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्णांक है, इंटीजर है कि नहीं, मतलब कि एक वास्तविक संख्या है, इसको अवास्तविक संख्या के अंतर्गत से रख दिए। अरे भाई हम इसका चर्चा कर रहे हैं, उसका नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्लियर। हम आपको यादगार के लिए बता रहे हैं कि आप अवास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, जबकि आप वास्तविक संख्या को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब किसी भी संख्या को स्क्वायर करके देख सकते हैं। मान के चलिए -2 है, -2 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। -2 क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब इसको आप स्क्वायर कीजिए तो -2 को गुना -2 से करेंगे तो +4 आएगा। तो पॉजिटिव में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। या फिर मान के चलिए 100 है, अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो बताइए 10,000 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। तो आप किसी भी वास्तविक संख्या को लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए तो पॉजिटिव में आएगा, ये 100% है। क्लियर। पॉजिटिव में आएगा, जबकि अवास्तविक संख्या में क्या था, नेगेटिव में आ रहा था स्क्वायर करने पर। क्लियर। तो ये छोटा चीज कंसेप्ट था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम सारी संख्याएं के विषय में पढ़ लिए, काल्पनिक संख्याएं के विषय में पढ़े, यानी कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में। क्लियर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसको आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम समझाएं इसको आप इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। हालांकि शुद्ध अगर बोला जाए तो फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ना लिख करके आप लिखें अगर इमेजिनरी नंबर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। क्योंकि काल्पनिक का इमेजिनरी नंबर ही इंग्लिश में होता है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, एकदम इसमें डॉट वाली चीज नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमेजिनरी नंबर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा उत्तम रहेगा। इस हिंदी का सही मीनिंग निकल रहा है। चलिए अब यहाँ पर फिर हम वास्तविक संख्याएं के विषय में पढ़ लिए, फिर अपरिमेय संख्याएं के विषय में पढ़े। क्लियर। परिमेय संख्या के विषय में पढ़ लिए, फिर भिन्नात्मक संख्याएं के विषय में पढ़े, फिर पूर्णांक के विषय में पढ़े, फिर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के विषय में पढ़े, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के विषय में पढ़े। तो ये सब हम पढ़ लिए, अंक के विषय में पूरा डिटेल से पढ़े। अब इस चार्ट को एक बार देखिए, धरती पर मतलब मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा अवास्तविक संख्याएं। यानी रूट में जो माइनस लगा रहता है, रूट में जो माइनस वाली संख्या रहती है वो सब क्या है, अवास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब इन सारी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, रियल में।
है कि नहीं, जिसको हम रियल में प्रयोग करते हैं, जिसका रियल में मीनिंग निकलता है। हालांकि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम रियल लाइन नंबर पर दर्शा सकते हैं। रियल लाइन नंबर क्या होता है? लाइन होता है जिसमें जीरो, फिर माइनस वाली संख्या रहती है, इधर प्लस वाला रहता है कि नहीं, उसमें फिर बहुत सारी संख्याएं रहती है, दो नंबर के बीच में, दो पूर्णांक के बीच में बहुत सारे अनंत नंबर्स रहते हैं। क्लियर? ये सब भी बताएंगे, चिंता एकदम नहीं करना है। तो हम दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं को। फिर वास्तविक संख्या दो भागों में बटा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर? परिमेय संख्या बता दिए कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या रूट वाली संख्या जो माइनस में ना हो, रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में अगर रहेगा तो वास्तविक संख्या में चला जाएगा, अवास्तविक संख्या में नहीं, इमेजिनरी नंबर में, नॉन रियल नंबर में। फिर परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब इसके अंतर में जितने होते हैं सब पढ़ लिए। तो ये वाला चीज, ये चार्ट जो है आपको याद करके रखना है मोटा मोटी तौर पर। बाकी बात तो हम एक करके डेफिनेशन के माध्यम से बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कुछ आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उठ रहा है तो सवाल आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। मैं डेली आपको सवाल आंसर चैट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।